नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल वीर CBR में एक बार फिर स्वागत है। तो आज की क्लास में आप लोग ये जानेंगे कि आखिर वो कौन सी 3 पार्टियां हैं जिनसे राष्ट्रीय स्तर का दर्जा छीन लिया गया है और किसी भी पार्टी के पंजीकरण होने से, उसे मान्यता मिल जाने से उसे क्या लाभ होते हैं, और जो क्षेत्रीय पार्टियां बनती हैं, क्षेत्रीय पार्टियों की जो उत्पत्ति होती है, आखिर उसके पीछे क्या कारण होते हैं, क्या रीजन होते हैं, इन सारी चीज़ों को आज हम विस्तार से आप लोगों को बताने वाले हैं। तो साथियों, जब भी कोई पार्टी बनती है, जब भी कोई नई पार्टी बनती है, तो सबसे पहले उसको ECI अर्थात इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया या भारत निर्वाचन आयोग के पास अपना पंजीकरण कराना पड़ता है। सबसे पहले ECI के पास क्या कराना पड़ता है? अपना पंजीकरण कराना होता है। और ये जो पंजीकरण होता है, ये किस अधिनियम या नियम के तहत होता है? प्यारे साथियों, आजकल परीक्षाओं में जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं, उनका परिदृश्य एकदम बदल चुका है, उनकी प्रकृति बदली हुई है। प्रश्न कुछ इस तरीके से फ्रेम किए जा रहे हैं कि उनके द्वारा आपकी गहरी समझ को परखा जा सके, आपके स्तर, आपके लेवल को समझा जा सके। और जब तक प्यारे साथियों संबंधित प्रश्न के टॉपिक से या संबंधित प्रश्न के टॉपिक में आपकी गहरी समझ नहीं होगी, उसमें आपने अच्छे से अगर अध्ययन नहीं किया है, तो यकीन मानिए आप उसका उत्तर देने में सक्षम नहीं हो पाएंगे। और इसलिए किसी भी टॉपिक की आपको गहरी समझ होनी चाहिए, और जब आपने उसका डिटेल से गहराई के साथ अध्ययन किया होगा, तो आप बखूबी तरीके से उस प्रश्न का उत्तर देने में सक्षम हो पाएंगे। आज मेरे साथ आप जो भी टॉपिक पढ़ रहे हैं, इससे पहले मैंने आपको जो भी टॉपिक पढ़ाए हैं, सभी टॉपिक्स को मैंने बहुत ही डिटेल से कवर किया है, बहुत ही गहराई में जाने का प्रयास किया है, और आप लोगों को बहुत ही अच्छे ढंग से उसे समझाने का प्रयास किया है। और मैं हमेशा ये प्रयास करता हूँ कि कोई भी टॉपिक जो आप मेरे साथ पढ़ रहे हैं, उसकी आपको एक अच्छी नॉलेज हो जाए, और उससे संबंधित कोई भी प्रश्न यदि परीक्षा में पूछा जाता है, तो आप उसका बखूबी तरीके से, बेहतर ढंग से उत्तर दे पाएँ। और यहाँ तक कि जो स्टूडेंट UPSC, UPPSC की तैयारी कर रहे हैं, वो भी हमारे साथ यदि जुड़े रहेंगे तो आंसर राइटिंग में भी उनको बहुत ही हमारी क्लास से मदद मिलने वाली है। तो प्यारे साथियों, जो अधिनियम और नियम हमने आपको बताया कि जब भी कोई पार्टी बनाई जाती है, कोई नई पार्टी बनती है, तो ECI के पास सबसे पहले उसे अपना रजिस्ट्रेशन कराना होता है। जो 3 पार्टियों का दर्जा ख़त्म किया गया है, वो भी हम आपको अभी बताएंगे, और मेरे साथ आप जुड़े रहिए। और अभी तक जिन साथियों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे निवेदन है कि प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो जो पंजीकरण होता है, ये जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत पार्टियों का पंजीकरण किया जाता है। और जब कोई भी पार्टी पंजीकृत हो जाती है, तो उसे जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत काफ़ी लाभ प्राप्त हो जाते हैं। और इसके बाद इन पार्टियों को, जो पंजीकृत पार्टियां हो जाती हैं, इन्हें कुछ शर्तों के आधार पर, और वो कौन सी शर्तें हैं, जिन शर्तों के आधार पर इन्हें
राष्ट्रीय या राज्य स्तरीय या हम कह सकते हैं क्षेत्रीय पार्टी का दर्जा दिया जाता है। वो सारी शर्तें हम आपको पिछली वीडियो में बता चुके हैं, और जिन साथियों ने हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी है वहाँ जाकर के हमारे प्लेलिस्ट में जाकर के आप उसे देख सकते हैं, और लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहाँ जाकर के भी हमारी पिछली वीडियो को आप लोग देख सकते हैं। तो वो सारी शर्तें वहाँ बताई गई हैं। तो प्यारे साथियों, जब कुछ शर्तों के आधार पर इन्हें जो राष्ट्रीय या राज्य स्तरीय या क्षेत्रीय पार्टी का दर्जा दे दिया जाता है, इन्हें इनकी मान्यता मिल जाती है, आखिर वो नियम, वो कानून कौन सा है जो जिस नियम के तहत राष्ट्रीय या राज्य स्तरीय या क्षेत्रीय पार्टी का जो दर्जा दिया जाता है, वो चुनाव चिन्ह आवंटन और आरक्षण आदेश 1968। इसके तहत क्या होता है कि किसी भी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा या राज्य स्तरीय पार्टी का दर्जा दिया जाता है। ठीक है, और जब इनको ये दर्जा प्राप्त हो जाता है तो आखिर इन्हें क्या क्या लाभ होते हैं, लाभ क्या होते हैं? देखिए, सबसे पहला जो लाभ है वो यही है कि इन्हें एक चुनाव चिन्ह, स्थायी चुनाव चिन्ह इन्हें मिल जाता है, चुनाव चिन्ह मिल जाता है। ठीक, एक स्थायी चुनाव चिन्ह इनके पास हो जाता है। ठीक है, इसके अलावा इन्हें बहुत सारे विशेषाधिकार प्राप्त हो जाते हैं। इसके अलावा इन्हें रेडियो, टेलीविज़न, दूरदर्शन, आकाशवाणी आदि में इन्हें समय मिलने लगता है, ये अपनी पार्टी का प्रचार प्रसार कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा क्या होता है कि जो राष्ट्रीय पार्टियां होती हैं, या हम कह सकते हैं इन्हें 40 स्टार प्रचारक मिलते हैं प्रचार करने के लिए। ठीक, और जो ऐसी पार्टियां होती हैं जिन्हें राष्ट्रीय अथवा राज्य स्तरीय का दर्जा नहीं मिल पाया है, उन्हें गैर मान्यता प्राप्त पंजीकरण दल कहा जाता है। ठीक है, तो इनको जो गैर मान्यता प्राप्त पंजीकरण दलों को 20 स्टार प्रचारक मिलते हैं। ठीक है, और जो ये स्टार प्रचारक इनको मिलते हैं, इनमें जो भी खर्चा होता है वो खर्चा उम्मीदवार के खर्चे में नहीं जुड़ता है। ठीक, यहाँ लिख लीजिए, इनका खर्च उम्मीदवार के खर्च में नहीं जोड़ा जाता है। ठीक है, तो ये इन्हें कुछ लाभ प्राप्त हो जाते हैं। ठीक है, और अगला जो भी चुनाव होता है, चाहे लोकसभा का चुनाव हो, चाहे वो विधानसभा का चुनाव हो, उन चुनावों में भी इन्हें अपनी उन्हीं शर्तों को पुनः इन्हें पालन करना होता है, उन्हीं शर्तों को हासिल करना होता है। अगर अगले लोकसभा या विधानसभा चुनाव में इन्होंने वो शर्तें पूरी नहीं कर पाई तो इनका राष्ट्रीय अथवा राज्य स्तरीय दल का जो दर्जा होता है उसे छीन लिया जाता है। ठीक है, अर्थात इनको वो दर्जा अपना मेंटेन करने के लिए उन सभी शर्तों को प्रत्येक चुनाव में उनका पालन करना होता है, उनको हासिल करना होता है। ठीक है, और इसके अलावा इन्हें
मतदाता सूचियां निशुल्क प्राप्त होती हैं। ठीक है, जो मतदाता सूचियां होती हैं वो इनको दे दी जाती हैं और निशुल्क मिलती हैं। ठीक, इसके अलावा जो राजनीतिक पार्टियां होती हैं इनकी कुछ विशेषताएं होती हैं। राजनीतिक पार्टियों की कुछ विशेषताएं होती हैं। क्या विशेषताएं होती हैं? देखिए, विशेषताओं में सबसे पहले आप ये कह सकते हैं कि इनका एक मजबूत संगठन होता है, ये एक संगठित पार्टियां होती हैं। एक यहाँ लिख सकते हैं, एक मजबूत संगठन होता है। ठीक, और इनका प्रत्येक पार्टी का अपना एक संविधान होता है। क्या होता है? एक संविधान। प्रत्येक पार्टी का अपना संविधान होता है और प्रत्येक पार्टी का एक निश्चित विचारधारा होती है, एक निश्चित सिद्धांत होता है और इनकी कुछ निश्चित नीतियां होती हैं। क्या होता है? इनका निश्चित सिद्धांत, विचारधारा और नीतियां होती हैं। ठीक है, निश्चित विचारधारा होती है, एक निश्चित सिद्धांत होता है और निश्चित नीतियां होती हैं और उन्हीं पर ये कार्य करती हैं। इन्हीं सिद्धांतों, विचारधाराओं और नीतियों को पूरा करने के लिए ये पार्टियां सत्ता पर काबिज होने का पूरा प्रयास करती हैं। क्या करती हैं? यहाँ लिख सकते हैं, इन्हें पूरा करने के लिए ये पार्टियां सत्ता प्राप्त करने का प्रयास करती हैं। ठीक है, लेकिन हमारे देश में ये चीज़ नोट हो गई, अपने देश में जो राष्ट्रीय पार्टियां हैं, ये जब पहला आम चुनाव हुआ था 1952 में, प्रथम आम चुनाव, उस समय अपने देश के अंदर केवल और केवल, यहाँ लिखिए, प्रथम आम चुनाव हुआ था 1952 में, इस समय अपने देश में जो राष्ट्रीय पार्टियां वो कितनी थी? 14 राष्ट्रीय पार्टियां थी और जो क्षेत्रीय पार्टियां ये कितनी थी? ये 39 थी। ठीक है, लेकिन जो 17वां लोकसभा चुनाव हुआ 2019 में जो 17वां लोकसभा चुनाव हुआ और इसमें राष्ट्रीय पार्टियों की संख्या कितनी रह गई? केवल 7 थी। कितनी थी? 7। और जो क्षेत्रीय अथवा जो राज्य स्तरीय दल थे, यहाँ लिख लीजिए, क्षेत्रीय पार्टियां कितनी थी? 52 थी। ठीक, लेकिन अगर हम अभी की वर्तमान की अगर बात करें तो वर्तमान में केवल और केवल 6 राष्ट्रीय दल बचे हैं। कितने? वर्तमान में केवल 6 राष्ट्रीय दल बचे हैं। ठीक, तो ये जो 6 राष्ट्रीय दल हैं जो वर्तमान में अस्तित्व में हैं, आखिर वो कौन से हैं और कौन सी वो पार्टियां हैं जिनका राष्ट्रीय दल का दर्जा छीन लिया गया है? तो प्यारे साथियों, इसे नोट कर लिया होगा।
इस समय जो राष्ट्रीय दल हैं, राष्ट्रीय दल वो कौन कौन से हैं? पहला तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है। कौन सी है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1885 में। ठीक। दूसरा जो है वो है बीजेपी, और इसकी स्थापना कब हुई? 1980 में। ठीक है। इसी तरीके से बीएसपी इसकी स्थापना 1984 में हुई थी। चौथा जो दल है वो है मार्क्सवादी, या यहाँ लिख सकते हैं भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। ठीक, मार्क्सवादी। ये इसकी जो स्थापना हुई थी ये 1964 में हुई थी, और ये भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से जो पहले वाली पार्टी थी 1925 में जिसकी स्थापना हुई थी उससे टूटकर ये बनी थी। ठीक। इसी तरीके से एक पार्टी है आम आदमी पार्टी, और इसकी जो स्थापना हुई थी वो कब हुई? 2012 में। एक है नेशनल पीपुल्स पार्टी, जिसे एनपीपी कहते हैं, एनपीपी, और इसकी स्थापना 2013 में हुई थी। तो ये जो पार्टियां हैं, इन पार्टियों को, यही पार्टियां, ये 6 पार्टियां, इन्हें राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त है। आम आदमी पार्टी को भी अभी राष्ट्रीय दल का दर्जा मिल गया है। और इनके अलावा देखिए, इसका चुनाव चिन्ह आपको पता ही होगा, हाथ का पंजा है, और इसका चुनाव चिन्ह कमल का फूल, इसका हाथी, और इसका भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ये हंसिया और हथौड़ा है। और आम आदमी पार्टी का क्या है? झाड़ू, और इसका क्या है? किताब। ठीक है, इसको भी नोट कर लीजिए। और जो 3 पार्टियां हैं जिनका दर्जा खत्म कर दिया गया है वो कौन सी हैं? 3 पार्टियां जिनका राष्ट्रीय, या जिनसे, यहां लिख सकते हो, जिनसे राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा छीन लिया गया, वो कौन सी हैं? तो पहली पार्टी है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी। इसकी स्थापना वर्ष 1999 में हुई थी। ठीक, इसका खत्म कर दिया। दूसरी जो पार्टी है वो है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। ठीक, ये 1925 में बनी थी। देखिए, ये 1925 में बनी और ये 1964 में बनी, अंतर है दोनों में। ठीक, इसे जो 64 में बनी उसे मार्क्सवादी कहते हैं, और इसे भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। ये 1925 में बनी थी और इसी से अलग होकर के ये पार्टी बनाई गई थी, तो इसका दर्जा खत्म कर दिया गया। तीसरी जो पार्टी है वो है तृणमूल कांग्रेस पार्टी। ये ममता बनर्जी जी की पार्टी है, और इसको भी राष्ट्रीय दल का दर्जा इसका खत्म कर दिया गया है। और ये बनी थी कब? 1998 में। ठीक है, तो इन तीनों पार्टियों का राष्ट्रीय दल का दर्जा खत्म कर दिया है। ठीक, तो ये नोट कर लीजिए, तब तक थोड़ा इसमें इंक डाल लें। इसे नोट कर लो फटाफट। तो जो 6 पार्टियां हैं वो आपकी, जिसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस हो गई, बीजेपी हो गई, बीएसपी हो गई, ठीक है, और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी हो गई, आम आदमी पार्टी नेशनल पीपल्स पार्टी हो गई। ये 6 राष्ट्रीय दल हैं इस समय, और इनकी मान्यता खत्म कर दी है। साफ कर दूं?
इसके बाद जो क्षेत्रीय दल होते हैं, ये क्षेत्रीय दलों की जो क्षेत्रीय दल होते हैं, क्षेत्रीय दलों की उत्पत्ति के आखिर कारण क्या है? देखिए, भारतीय राजनीति की एक विशेषता है, और क्या विशेषता है कि यहाँ पर क्षेत्रीय दलों की भरमार है। तो क्षेत्रीय दल जो होते हैं, उनका जो क्षेत्रीय दल होते हैं, ये अपने क्षेत्र की समस्याओं को उठाते हैं, अपने क्षेत्र की समस्याओं को सॉल्व कराते हैं, अपने क्षेत्र के विकास को कराते हैं और क्षेत्रीय भावनाओं का लाभ उठाते हैं। ठीक, तो क्षेत्रीय दलों की जो उत्पत्ति हुई, आखिर वो किन कारणों की वजह से होती है? इनकी उत्पत्ति किन कारणों की वजह से होती है? तो प्यारे साथियों, क्षेत्रीय दलों की उत्पत्ति के बहुत सारे कारण हैं, जिनकी वजह से आज देश के अंदर क्षेत्रीय पार्टियों की भरमार है। आखिर वो कौन कौन से कारण हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है। तो सबसे पहला कारण अगर हम देखें तो एक कारण है भौगोलिक कारण। भौगोलिक कारण, ये भौगोलिक कारण क्या है? प्यारे साथियों, देखिए, हमारा देश काफ़ी बड़ा देश है और यहाँ पर विविधताओं भरा हमारा देश है। यहाँ पर क्या है कि बहुत सारे क्षेत्र ऐसे हैं जो सामान्य क्षेत्रों से बिल्कुल अलग हैं। बहुत सारे क्षेत्रों का भौगोलिक जो ढांचा है वो बिल्कुल अलग है, और जब किसी क्षेत्र का भौगोलिक ढांचा अलग होगा, भौगोलिक बनावट वहाँ की अलग होगी, तो वहाँ के लोगों की मांगें अलग होगी, वहाँ के लोगों की ज़रूरतें अलग होंगी, और अलग ज़रूरतें होने के कारण, उनकी अलग मांगें होने के कारण, वहाँ की अलग विशेषताएं होने के कारण वहाँ पर क्षेत्रीय दलों का उत्पन्न होना स्वाभाविक है। दूसरा जो प्रमुख कारण है वो है जातिवाद। ये जातिवाद क्षेत्रीय दलों की उत्पत्ति में प्रमुख भूमिका निभाता है। बहुत सारे दलों का निर्माण, उनकी उत्पत्ति जाति के कारण हुई है। बहुत सारे राजनेता जाति के कारण उनकी उत्पत्ति हुई और उनका पतन हुआ। बहुत सारे राजनेता अपना जातिगत अस्तित्व बनाए रखने के लिए क्षेत्रीय पार्टियों का गठन करते हैं और वहाँ की जनता की भावनाओं का लाभ उठाते हैं। और इसके बाद जो प्रमुख कारण है, तीसरा कारण हम लिख सकते हैं कि धर्म। देखिए, धर्म भी क्षेत्रीय दलों के उत्पत्ति में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि जो कुछ लोग ऐसे होते हैं कि अपने धर्म के महत्व, उसकी पहचान, उसकी अस्तित्व, हमने क्या बताया आपको कि उसके महत्व, धर्म के महत्व, उसकी पहचान को बनाए रखने के लिए, पहचान, उसके अस्तित्व, इन चीज़ों को बनाए रखने के लिए वो क्षेत्रीय दलों का गठन करते हैं। किसका गठन करते हैं? क्षेत्रीय दलों का गठन करते हैं, जिससे कि उनके धर्म की पहचान बनी रहे, उनके धर्म का महत्व बना रहे और उनके धर्म का अस्तित्व मजबूत हो और बना रहे। और इसलिए क्षेत्रीय दलों का यहाँ पर निर्माण होता है। अगला जो प्रमुख कारण है वो हम लिख सकते हैं भाषा को। ये बहुत ही महत्वपूर्ण कारण है। महत्वपूर्ण कारण क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि भाषा एक ऐसा कह सकते हैं, ऐसा कारक है जो बहुत सारे विवादों को जन्म देती है। ये बहुत सारे विवादों को जन्म देती है।
जन्म देती है। और इसी के कारण, भाषा के कारण ही क्षेत्रवाद का जन्म होता है। किसका जन्म होता है? क्षेत्रवाद। क्षेत्रवाद का जन्म होता है। और इस क्षेत्रवाद की वजह से जहाँ पर अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं, जहाँ पर क्षेत्रवाद है, और क्षेत्रवाद का जो जन्म हुआ है किससे हुआ है? भाषा से। तो जहाँ पर अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं, जहाँ पर क्षेत्रवाद जन्म ले चुका है, अलग अलग क्षेत्रों में जहाँ पर अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं, वहाँ पर अलग अलग क्षेत्रीय पार्टियों का निर्माण होता है। और इससे क्या होता है? क्षेत्रीय दलों की उत्पत्ति होती है। अर्थात क्षेत्रीय दलों की उत्पत्ति में भाषा एक महत्वपूर्ण कारक है। इसी तरीके से अगला जो मुख्य कारण है वो है विकास। विकास, देखिए बहुत सारे देश के अंदर ऐसे क्षेत्र हैं जिनका बहुत ज़्यादा विकास हुआ है, और बहुत सारे ऐसे भी क्षेत्र हैं जिनका न्यूनतम विकास हुआ है। आखिर ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए है कि जो राजनेता सत्ता में बैठे हुए हैं और वो जिस क्षेत्र से संबंधित हैं, अपने क्षेत्र का विकास बखूबी तरीके से, बेहतर तरीके से वो कर लेते हैं, लेकिन अन्य क्षेत्रों का विकास, उनके अन्य क्षेत्रों पर ध्यान नहीं देते हैं। और इसी कारण क्षेत्रीय पार्टियों का जन्म होता है। जिन क्षेत्रों का विकास नहीं हो पाता है, वहाँ के लोग संगठित होते हैं, पार्टी बनाते हैं और अपने नेता को सत्ता में बिठाने की कोशिश करते हैं, जिससे कि उस क्षेत्र का विकास संभव हो सके। तो ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण कारण है कि जो नेता हैं अपने क्षेत्र का विकास करा लेते हैं और अन्य क्षेत्र छोड़ देते हैं। ठीक है। इसके बाद अगर हम अगला कोई कारण देखें तो कौन सा हो सकता है? अगला कारण एक राजनीतिक कारण हो सकता है। राजनीतिक कारण। राजनीतिक कारण, ये राजनीतिक कारण क्या है? देखिए बहुत से राजनेता ऐसे हैं जिनकी अपनी सत्ता नहीं है, और अपनी सत्ता न होने के कारण, चूंकि इनको अपना वजूद रखना है और अपना अस्तित्व बनाए रखने के कारण, ये क्षेत्रीय पार्टियों का गठन कर लेते हैं और क्षेत्रीय भावनाओं का लाभ उठाते हैं। कभी कभी ऐसा भी देखने को मिला, और कभी कभी क्या, लगभग हमेशा ये चीज़ देखने को मिलती रहती है कि आंतरिक सत्ता संघर्ष के कारण भी कई क्षेत्रीय पार्टियों का उदय हुआ। जब किसी पार्टी में आंतरिक कलह बढ़ जाती है, पार्टी टूट जाती है, नेता उस पार्टी से निकल जाते हैं, और निकलने के बाद वो अपनी नई पार्टी का गठन कर लेते हैं और अपने अस्तित्व को बनाए रखते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है जिसे हम राजनीतिक कारण कह सकते हैं। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। तो ये जो क्षेत्रीय दल होते हैं, क्षेत्रीय दलों की उत्पत्ति से आखिर क्या क्या लाभ होते हैं? क्षेत्रीय दलों की उत्पत्ति से होने वाले लाभ क्या लाभ होते हैं? अगर हम लाभ की बात करें तो सबसे पहला जो लाभ है वो यही है कि वहाँ पर यानी क्षेत्रीय स्तर पर एक मजबूत सरकार का गठन हो जाता है, एक मजबूत संगठन हो जाता है, और वो संगठन सत्ता में अपनी भागीदारी करता है। अर्थात कह सकते हैं कि क्षेत्रीय स्तर पर एक मजबूत सरकार का गठन होता है। और जब एक मजबूत सरकार का गठन हो जाता है तो जो एक दलीय व्यवस्था होती है, या जिस दल का वहाँ पर प्रभुत्व होता है, जिस दल का वहाँ पर प्रभाव होता है, उस दल का प्रभाव खत्म हो जाता है, उस दल का प्रभुत्व खत्म हो जाता है। अर्थात एक दलीय व्यवस्था को एक चुनौती मिलती है। यहाँ लिख सकते हैं कि एक दलीय व्यवस्था को
चुनौती मिलती है। और स्थानीय स्तर पर राजनीति का विस्तार होता है। क्या होता है? स्थानीय स्तर पर राजनीति का विस्तार होता है। ठीक है। और जो स्थानीय लोग हैं उनके अंदर क्या होता है? राजनीति की एक पर्याप्त जानकारी विकसित हो जाती है। वो राजनीति के बारे में पर्याप्त तरीके से परिपक्व हो जाते हैं। ठीक है। यहाँ लिख सकते हैं कि स्थानीय लोगों में जागरूकता बढ़ती है। ठीक है। और जब ये क्षेत्रीय पार्टियों का निर्माण हो जाता है तो जो केंद्रीय शक्ति होती है, केंद्र सरकार होती है, उस पर भी दबाव बढ़ता है। केंद्र या केंद्रीय शक्ति पर भी या केंद्र सरकार पर दबाव बढ़ता है। उसके तानाशाही रवैये पर रोक लगती है। ठीक है। और इसी तरीके से क्या होता है कि देखिए, जब क्षेत्रीय दलों की काफ़ी भरमार होती है तो गठबंधन की भी राजनीति शुरू हो जाती है। किसकी राजनीति? गठबंधन की राजनीति। सरकारें क्या करती हैं? जो क्षेत्रीय दल हैं ये गठबंधन करते हैं, और गठबंधन के बावजूद क्या होता है कि जो राष्ट्रीय राजनीति होती है उसमें कहीं न कहीं क्षेत्रीय दलों की भूमिका बढ़ जाती है। राष्ट्रीय राजनीति में ये अपना अहम योगदान देते हैं और कहीं न कहीं राष्ट्रीय राजनीति के लिए ये महत्वपूर्ण साबित होते हैं। तो आपने क्या पढ़ा कि केंद्रीय शक्ति पर केंद्र सरकार इन पर दबाव बढ़ जाता है और कहीं न कहीं उनके क्षेत्र का विकास होना शुरू हो जाता है। और इसके अलावा कि गठबंधन की राजनीति शुरू हो जाती है और क्षेत्रीय पार्टियों का राष्ट्रीय राजनीति में वर्चस्व, या हम कह सकते हैं राष्ट्रीय राजनीति में महत्वपूर्ण योगदान होने लगता या हो जाता है, योगदान होता है। ठीक है। इस तरीके से लिख सकते हो। तो ये कुछ पॉइंट हैं जिनसे आप समझ सकते हैं कि क्षेत्रीय दलों की उत्पत्ति के बाद आखिर उनसे क्या क्या लाभ मिलते हैं, क्या क्या सहूलियतें प्राप्त होती हैं। तो ये कुछ पॉइंट थे। इसके बाद अगर हम ये देखें कि क्षेत्रीय दलों की उत्पत्ति से आखिर नुकसान भी होते हैं और नुकसान क्या होते हैं, उन नुकसानों को भी समझना बहुत ज़रूरी है। क्षेत्रीय दलों की उत्पत्ति से होने वाले नुकसान क्या हैं? तो प्यारे साथियों, ये जो नुकसान होते हैं, पहला एक महत्वपूर्ण नुकसान ये है कि क्षेत्रीय दल हमेशा अपने क्षेत्र के विकास को करते हैं, क्षेत्र के विकास को देखते हैं, क्षेत्र के विकास को महत्वपूर्ण मानते हैं, लेकिन राष्ट्रीय विकास की तरफ ये बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं। यहाँ लिख सकते हैं आप कि ये क्षेत्रीय विकास में रुचि रखते हैं, लेकिन
लेकिन राष्ट्रीय विकास इनके लिए गौड़ होता है। गौड़ मतलब ये राष्ट्रीय विकास की तरफ कम ध्यान देते हैं। ठीक है, गौड़ होता है। ठीक। दूसरी चीज, जो भी क्षेत्रीय समस्याएं होती हैं, क्षेत्रीय समस्याओं के प्रति ये हमेशा सतर्क रहते हैं। क्षेत्रीय समस्याओं के प्रति ये हमेशा सतर्क रहते हैं, लेकिन जो राष्ट्रीय समस्याएं होती हैं उनके प्रति हमेशा ये लापरवाही बरतते हैं। यहाँ लिख लीजिए कि ये क्षेत्रीय समस्याओं के प्रति सतर्क होते हैं और राष्ट्रीय समस्याओं के प्रति लापरवाही बरतते हैं। ठीक। तीसरी चीज, ये जातिवाद, क्षेत्रवाद, भाषावाद, संप्रदायवाद, इसको कहीं न कहीं ये जन्म देते हैं। किसको जन्म देते हैं? जातिवाद, क्षेत्रवाद, भाषावाद, संप्रदायवाद, इन्हें को जन्म देते हैं। और जब जातिवाद को आप जन्म दोगे, क्षेत्रवाद को आप जन्म दोगे, भाषावाद को जन्म दोगे, संप्रदायवाद को जन्म दोगे, अर्थात क्या होता है कि हर जगह पर ये लोगों को बांटने का काम करते हैं। और जब लोगों को इस तरीके से बांटा जाएगा तो जो राष्ट्रीय एकता होती है, राष्ट्रीय एकता कहीं न कहीं उस पर धक्का लगता है और राष्ट्रीय एकता बाधित होती है। ये जातिवाद, क्षेत्रवाद, भाषावाद, संप्रदायवाद को जन्म देते हैं, जिसके कारण राष्ट्रीय एकता बाधित होती है। ठीक है। चौथी चीज, हम ये कह सकते हैं कि ये स्वार्थ की राजनीति करते हैं। इन क्षेत्रीय पार्टियों के अंदर स्वार्थ की भावना छिपी होती है और वो स्वार्थ की भावना छिपी होने के कारण सत्ता का निरंतर दुरुपयोग होता रहता है। इनके अंदर क्या होता है? इनके अंदर स्वार्थ की भावना छिपी होती है, जिससे सत्ता का निरंतर दुरुपयोग होता है। ठीक है। क्या होता है? सत्ता का निरंतर दुरुपयोग होता रहता है, क्योंकि क्षेत्रीय भावना इनके अंदर जन्म ले चुकी होती है और इनके अंदर एक स्वार्थ की राजनीति छुपी होती है। ठीक। और इसके अलावा जो केंद्रीय न्याय निर्णय होते हैं, केंद्रीय न्याय निर्णयों में भी देरी होती है। और देरी क्यों होती है? ये जो दल होते हैं, ये अपनी समस्याओं को, अपनी बातों को मनवाने के लिए जो केंद्रीय नेतृत्व होता है उस पर ये दबाव बनाते हैं। और जब दबाव बनाते हैं तो कहीं न कहीं निर्णय आदि होने में समय लग जाता है। ठीक है। तो यहाँ लिख सकते हैं कि ये केंद्रीय न्याय निर्णयों में देरी करते हैं क्योंकि ये अपनी मांगें मनवाने के लिए अपनी मांगें मनवाने के लिए केंद्रीय नेतृत्व को बाध्य करते हैं। क्या करते हैं? केंद्रीय नेतृत्व को बाध्य करते हैं। ठीक है। तो ये
क्षेत्रीय दलों की उत्पत्ति से होने वाले कुछ नुकसान हैं जिन्हें आपने पढ़ा और क्लास प्यारे साथियों अच्छी लग रही हो, हमारी मेहनत आपको अच्छी लग रही हो, आपको लग रहा हो कि आपके लायक की क्लास है और आपको हमारी क्लास से आपको जानकारी प्राप्त हो रही हो, तो प्यारे साथियों आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों में और उन सभी लोगों में जिन्हें इन सब चीज़ों की ज़रूरत है, जो तैयारी कर रहे हैं, उन लोगों तक इस वीडियो को आप शेयर ज़रूर करें। और फिलहाल आज के लिए इतना ही रखेंगे और आगे आपको कल एक नई क्लास के साथ, एक बेहतर क्लास के साथ मैं कल आपको पुनः मिलूँगा। तब तक के लिए नमस्कार।